कैसे हो प्यारे बच्चों? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा जी किस चीज की? मानव प्रतिरक्षा तंत्र। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, बड़ा टॉपिक है बेटा, छोटा टॉपिक नहीं है। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र की हम बात कर रहे थे, इसको भी आज कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में आएगा बेटा क्विज। ठीक है, देखिए मैंने आपको मानव ह्यूमन इम्यून सिस्टम में मानव प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी रिपीट किया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। दोस्त मैंने आपको बताया था कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारा, वो किससे बना होता है? कुछ अंगों से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं लसिकाभ अंग, है ना। वो अंग किससे बने हुए हैं? ऊतकों से। ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से। और ये कुछ कोशिकाएं कुछ अणुओं का निर्माण कर रही है, जिनका नाम है प्रतिरक्षी। ठीक है सर, सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई थी। हमने बोला था कि भैया हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक विशिष्ट, एक यूनिक लक्षण, विशिष्ट लक्षण है, वो है क्या? जो भी पहली बार हमने प्रतिजन को मारा था, वो जो अनुक्रिया हुई थी, उसकी स्मृति बनाए रखना, उसकी मेमोरी बनाए रखना। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, वो मेमोरी, वो स्मृति कौन सी कोशिकाओं में स्टोर होती है, आपको याद होगा, याद है ना? ठीक है, बाकी ये बोला था मैंने कहा आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, ये वाला बिंदु आएगा। फिर मैंने आपको बताया था लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। प्राथमिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भी हमने देख लिया था, और क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया था। प्राथमिक लसिकाभ अंग का मतलब क्या था? वो लसिकाभ अंग जिनमें लसिकाणु बनेंगी भी, बन जाएंगी, उत्पत्ति होएगी और परिपक्वन होएगा। ठीक है, जिसमें से हमने दो पढ़े थे प्राथमिक लसिकाभ अंग। एक हमने पढ़ा था क्या बेटा जी? हमारा अस्थि मज्जा, बोन मैरो, है ना। एक हमने पढ़ा था थाइमस। अस्थि मज्जा वो थी जिसमें क्या बनी थी? लसिकाणु बनी थी। पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया था। हमारी अस्थि मज्जा में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है, वो कहीं ना कहीं विभेदन करके तीन प्रकार की कोशिका बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार थे, कौन कौन से? इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बताया था लिम्फोसाइट को ही हम क्या बोलते हैं? लसिकाणु बता दिया था। फिर ये जो लसिकाणु जो है, ये हमारी अस्थि मज्जा में बन गई थी। अब जो जितनी भी बनी थी उसमें से 50% के आसपास यहीं पर परिपक्व होती है, और 50% निकलकर इस ग्रंथि में परिपक्व होती हैं। जो यहां पर परिपक्व हो रही हैं, टी लिम्फोसाइट जो यहां पर परिपक्व हुई थी, बी लिम्फोसाइट, दोनों मैंने आपको बता दी थी। फिर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के मैंने आपको प्रकार बता दिया था कि बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की है, टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की है। जिसमें से बी लिम्फोसाइट के 2 प्रकार कौन से थे? प्लाज्मा बी कोशिका और मेमोरी बी कोशिका। मेमोरी बी कोशिका का काम क्या था? जो भी प्रथम बार प्रतिजन को मारने की जो अनुक्रिया होगी, है ना, उसकी स्मृति को स्टोर करना, है ना। और प्लाज्मा बी कोशिका का कार्य क्या था? क्या बनाना? प्रतिरक्षी बनाना। 5 प्रकार की प्रतिरक्षी, IgDEMAG, याद आ रहा होगा, दिमाग, है ना। लेकिन बनाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा था? टी लिम्फोसाइट की एक प्रकार, कौन सा? टी सहायक, टी हेल्पर, याद कर बताया था, है ना। तो टी हेल्पर का कार्य बता दिया था। टी मेमोरी का समझ में आ गया, जैसे प्लाज्मा, जैसे मेमोरी बी सेल जो थी, कौन सी? स्मृति बी कोशिका थी जो स्मृति रख रही थी, मेमोरी रख रही थी। ऐसे टी मेमोरी भी होती है, वो भी स्मृति रखती है। यानी दोनों स्मृति कोशिकाओं का काम क्या होता है? जो भी अनुक्रिया होगी, जो भी प्रतिजन को मारा जाएगा, उसकी स्मृति को बनाए रखना, ताकि द्वितीय अनुक्रिया जब हो प्रतिजन को मारने के लिए तो जल्दी हो जाए, फास्ट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टी लिम्फोसाइट के 4 प्रकार थे, जिसमें से 2 का कार्य मैंने आपको बता दिया था। कौन कौन सा? टी सहायक का बता दिया था, और आपको टी मेमोरी का बता दिया था। 2 बच गई थी, कौन कौन सी? सर टी सप्रेसर बच गई थी और टी किलर बच गई थी, टी मारक और टी संदमक। इनका कार्य बाद में आएगा दोस्त, इसी चैप्टर में आएगा, लेकिन बाद में आएगा। डन, क्लियर है। तो ये हम पढ़ चुके हैं क्या? प्राथमिक लसिकाभ अंग, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज किसकी बज्जी है, यानी किसकी बारी है? द्वितीय लसिकाभ अंग की। प्राथमिक हमारा हो चुका है, बोन मैरो और थाइमस, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बारी किसकी है बेटा जी? यहां पर द्वितीय लसिकाभ अंगों की बारी है। ठीक है, द्वितीय लसिकाभ अंग क्या है, ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया था ना। क्या होते हैं द्वितीय लसिकाभ अंग? वो जिनमें लसिकाणु बनेंगी नहीं, परिपक्व होंगी नहीं, क्या होंगी? ऑलरेडी जहां पर परिपक्व हो चुकी है। कहां पर? बोन मैरो में और थाइमस में, जो परिपक्व है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो परिपक्व है, वो वहां से चलकर दूसरे अंगों में आ रही है। जिन अंगों में आ रही है
उनको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय लसिकाभ अंग, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोलिए जनाब, क्या आपको मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर है मीनिंग? देखिए, परिपक्वन के बाद लाइन आ गई ना, आ गई ना लाइन, मीनिंग आया, कनेक्ट हुए किसके बाद में? परिपक्वन के बाद में। जो भी लसिकाणु है, जो लसिकाणु बन चुकी है, अब कौन सी परिपक्वन भाई? एक बी लसिकाणु बनी, एक टी लसिकाणु बनी। बी लसिकाणु बोन मैरो में, टी लसिकाणु थाइमस में परिपक्व हो चुकी है ना। अब ये यहां से परिपक्व लसिकाणु बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु टी लसिकाणु, ये कुछ अंगों में जारी, जैसे प्लीहा में, लसिका ग्रंथियों में, जो जिसका उदाहरण है टॉन्सिल, शुद्रांत्र के पेयर पैच, ये क्या होता है? परिशेषिका, ये क्या होता है? ये होते हैं द्वितीय लसिकाभ अंग। यानी कुल मिलाकर मीनिंग ये था, ये अगर प्राथमिक लसिकाभ अंग है और इसको मैं द्वितीय लसिकाभ अंग बोल रहा हूं, तो भाई साहब प्राथमिक लसिकाभ अंग वो थे जिनमें लसिकाणु निर्मित हुई और परिपक्व हुई। परिपक्व होने के बाद यहां से निकलकर इन अंगों में अगर आएगी तो इन अंगों को मैं क्या बोलूंगा? द्वितीय लसिकाभ अंग। डन। चलिए, यहां पर कुछ द्वितीय लसिकाभ अंगों के नाम दे रखे, जो समझ में नहीं आएंगे तो वही तो आज एक्सप्लेन करने हैं ना, ठीक है। द्वितीय लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणु की प्रतिजन के साथ क्रिया होती है, जो बाद में बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई? कि भाई साहब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। ये मान लो हमारा, इधर देखो, मान लो एक ए है और एक बी है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। देख, ए जो है इसको मानो अस्थि मज्जा, ए कौन है? अस्थि मज्जा है, और बी कौन है? थाइमस है। ठीक है सर। अस्थि मज्जा में क्या है सर? बी लिम्फोसाइट है ना, परिपक्व हो गई, परिपक्व हो चुकी है, क्या बोला हमने? बी लिम्फोसाइट। और थाइमस में क्या है? टी लिम्फोसाइट। ओके सर, थाइमस में टी लिम्फोसाइट परिपक्व रूप से मिल रही है और अस्थि मज्जा में बी लिम्फोसाइट परिपक्व रूप से मिल रही है। मैंने कहा ओके। अब यहां से ये बी लिम्फोसाइट और यहां से ये टी लिम्फोसाइट निकलकर दूसरे किसी अंग में गई हैं, दूसरे किसी अंग में गई हैं, ठीक है। अब इस अंग को, जिस अंग में ये आई हैं, कौन? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जिस अंग में आई हैं, सी मान लेते हैं। क्या मैं इसको द्वितीय लसिकाभ अंग बोल रहा हूं? हां सर। तो पहले तो जरा सोचिए, मीनिंग क्लियर हुआ? व्हाट इज द्वितीय लसिकाभ अंग? एक ऐसा लसिकाभ अंग जिसमें ऑलरेडी परिपक्व मैच्योर लिम्फोसाइट आ रही हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? द्वितीय लसिकाभ अंग बोल रहे हैं। डन, क्लियर है? मीनिंग समझ में आ गया? अब ध्यान से सुन। अब मेरी बॉडी में कोई सूक्ष्म जीव अगर आ रहा है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं? प्रतिजन। डन, इतनी बात भी समझ में आती है ना कि व्हाट इज प्रतिजन? प्रतिजन का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर में एंटर होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं ना। अब मेरे शरीर में अगर प्रतिजन जाएगा ना, तो कौन से वो ज्यादातर अंग होते हैं जिनमें वो मुख्य रूप से जाता है? ज्यादातर वो अंग, ध्यान से कनेक्ट कर, मेरे से फील कर, कनेक्ट कर। क्या? ज्यादातर वो अंग जिनमें सूक्ष्म जीव जा रहे हैं हमारे, वो ये हैं। क्या सर? मैंने बोला मेरे अंदर अगर कोई सूक्ष्म जीव जा रहा है तो मेरे शरीर के किसी भी भाग में जा सकता। मैंने कहा, लेकिन ज्यादातर जो रिसर्च हुई, स्टडी हुई, पता लगा कि वो अंग जिनमें सूक्ष्म जीव जा रहे हैं ना, वो द्वितीय लसिकाभ अंग है। क्यों? उनको नहीं पता, वो तो हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को पता है कि जहां आ रहे हैं ना सूक्ष्म जीव, जहां आ रहे हैं ना प्रतिजन, वहीं तो भेजनी है क्या? लसिकाणु। क्योंकि वहीं जाकर ये लसिकाणु क्या बनाएंगी सर? प्रतिरक्षी बनाएंगी। और ये प्रतिरक्षी किससे लड़ेंगी? किसको रोक देंगी? वो जो प्रतिजन आया है ना, उस प्रतिजन को मार गिराएंगे, उस प्रतिजन को निष्क्रिय कर देंगी। तो कनेक्ट करा मेरे से? मैंने क्या कहा
मैंने बोला ज्यादातर मेरे शरीर में द्वितीय लसिकाब अंग पता है कौन है? वो है जहां पर संभावना ज्यादा है किसकी आने की? प्रतिजन की आने की। वो है द्वितीय लसिकाब अंग। अब ज्यादातर द्वितीय लसिकाब अंग वही ज्यादातर क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर यही तो चाहता है कि भाई इन लसिकाणुओं को कहां भेजे? दिमाग में भेज दें क्या? जहां पर ज्यादा संभावना है रोगाणु आने की वहां भेजेंगे ना। अब आप मुझे बताएं, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा संभावना रोगाणु आने की कहां होती है? या तो हमारे श्वसन तंत्र में या हमारे पाचन तंत्र में। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। या तो भाई साहब हमारे अंदर बाहर से अंदर क्या जा रहा है? या तो वायु जा रही है, भोजन जा रहा है, पानी जा रहा है ना। वायु अगर जा रही है तो श्वसन तंत्र का भाग है, भोजन पानी जा रहा है तो पाचन तंत्र का भाग है ना। तो भाई मैंने आपको यहां पर एक माल्ट वर्ड दिखाया था, माल्ट, अगर आपको याद आ रहा हो। माल्ट ये हमारे शरीर का माल्ट 50% से भी ज्यादा प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाता है। ये माल्ट लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ, ये मानव शरीर के लसिकाब ऊतक का 50% भाग बनाता है। और पता है ये कहां पर मिलता है? हमारी आमाशय और हमारी आंत में। कहां पर मिलता है? हमारे आमाशय में मिलता है और हमारी आंत में मिलता है। अब इमेजिन कर, मेरा आमाशय, मेरी आंत, इमेजिन कर, क्या ये वो भाग नहीं है जिसमें भोजन आ रहा है? ये वो भाग नहीं है जिसमें जल आ रहा है? और ज्यादातर आपके अंदर रोगाणु कहां से एंटर होंगे? भोजन के द्वारा, या तो भोजन के द्वारा या पानी के द्वारा। होंगे कि नहीं होंगे? यस, भोजन और पानी के द्वारा अंदर एंटर होंगे। अब जरा इमेजिन कर, भोजन और पानी के द्वारा अगर एंटर होंगे तो कहां पहुंचेंगे? हमारे पेट में पहुंचेंगे, हमारी आंतों में पहुंचेंगे। और हमारे पेट और हमारी आंत जो है, हमारा आमाशय को हम पेट बोलते हैं ना, स्टमक, हमारा आमाशय और हमारी आंत वो भाग है जहां पर ज्यादा चांसेस है रोगाणु आने के। तो वहीं पर ही तो हमारा शरीर भेजेगा ना, किसको? लसिकाणु को भेजेगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही उत्पन्न की जाएंगी प्रतिरक्षी, ताकि उन प्रतिजनों को निष्क्रिय किया जा सके। इसलिए बोला ज्यादातर द्वितीय लसिकाब अंग वो होंगे जहां पर प्रतिजन आएंगे। अब पढ़ इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है? द्वितीय लसिकाब अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ क्रिया होती है। जहां प्रतिजन आएंगे, लसिकाणु वहां भेजे जाएंगे और फिर वो लसिकाणु प्रभावी रूप से बनाएंगे क्या? प्रतिरक्षी, ताकि किसको निष्क्रिय किया जा सके? प्रतिजन को। बोलो जनाब, क्या ये दोनों लाइन का मीनिंग कनेक्ट कर गए, फील कर गए? सारी चीजें समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चले आगे। चलिए सर, ये द्वितीय लसिकाब अंग का मीनिंग समझ में आ गया कि व्हाट इज द्वितीय लसिकाब अंग। वो लसिकाब अंग होते हैं जिनमें परिपक्व लसिकाणु लाई जा रही है। बी लसिकाणु बोन मैरो में परिपक्व हो गई थी, टी लसिकाणु थाइमस में परिपक्व हो गई थी। इनको यहां से यहां भेजा जाएगा। ऐसे लसिकाब अंग क्या कहलाते हैं? द्वितीय लसिकाब अंग। अब यहां पर क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिजन आते हैं। भाई हम पर्टिकुलरली इन्हीं अंगों में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि ये वो जगह है, ये वो अंग है जहां पर प्रतिजन आएंगे। और भाई साहब अगर प्रतिजन आएंगे तो उनको निष्क्रिय करने के लिए ये लसिकाणु भेजे जाएंगे जो प्रतिरक्षी बनाएंगे और उनको निष्क्रिय कर देंगे। डन, क्लियर? अब बात आ रही है सर, ये जो द्वितीय लसिकाब अंग जो है, इनके उदाहरण कौन कौन से द्वितीय लसिकाब अंग है? तो मैंने आपको बोला 3 आपने याद रखने हैं। 3 कौन कौन से? सबसे पहला है बेटा जी यहां पर, फर्स्ट इज प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। सबसे पहला कौन होता है? प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं। दूसरा है लसिका ग्रंथियां, ठीक है। लिम्फैटिक ग्लैंड्स बोल दीजिए, लिम्फैटिक ग्लैंड्स, ठीक है। और तीसरा है माल्ट,
अभी इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा सर। हिंदी में भी माल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर आपको याद रखने हैं। क्या है बेटा? ये आपके 3 मेजर क्या हैं? द्वितीय लसिका अंग है, जिसमें से एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम क्या देखेंगे? प्लीहा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्लीहा। अब एक एक करके चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला ये प्लीहा जो है, ये किसके आकार के जैसी संरचना है? जैसे हमारी किडनी होती है ना, किडनी, किडनी, बिल्कुल किडनी। किडनी किस आकार की होती है? ऐसी होती है ना, फली के आकार की, सेम की फली के आकार की, है ना। किडनी ऐसी होती है ना भाई, सेम की फली के आकार की जैसी होती है। कौन? किडनी। बिल्कुल वैसी सेम की फली के आकार की प्लीहा भी होती है, याद रखना। तो पहली बिंदु आपको क्या समझ में आया स्प्लीन में? सबसे पहला स्प्लीन में, सबसे पहला स्प्लीन जिसको हमने प्लीहा बोला है, सारी डिटेल बताऊंगा लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। स्प्लीन या प्लीहा स्प्लीन या प्लीहा जिसको हमने बोला है ना, इसमें सबसे पहला बिंदु क्या था? इसका आकार हमने देखा है। कैसा आकार है बेटा जी? सेम, सेम की फली। ओके डन, कोई दिक्कत तो नहीं थी। चले आगे। चलिए सर, ये तो हमारा एक अंग है स्प्लीन, जो किस आकार का है सर? किडनी शेप का है, या इस तरीके से फली के आकार के जैसा। डन, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। मैंने कहा ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन फिल्टर के रूप में कार्य करती है। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। समझ में नहीं आ रहा ना? आइए देखिए, सबसे पहले तो हमने आकार की बात कर ली है, ठीक है। अब हम इसके रंग की बात करते हैं। दूसरा बिंदु इसका रंग। ये किस रंग की होती है बेटा जी? याद रखना, ये होती है पर्पल, ठीक है। कैसा रंग होता है? पर्पल, ठीक है। अब पर्पल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यार दोस्त, मैं कई बार है ना हिंदी के वर्ड्स भूल जाता हूं, मेरे को माफ करना। बैंगनी, सॉरी। पर्पल को हम क्या बोलते हैं? बैंगनी, ठीक है। बैंगनी रंग की होती है। चलो सर, रंग बता दिया, आकार बता दिया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, सर ये मिलती कहां पर है ना भाई? हमने रंग बता दिया, आकार बता दिया, मिलती कहां पर है? अभी कार्य तो अभी हम देखेंगे, कार्य भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। आकार सेम की फली के जैसा, रंग बैंगनी है। सर मिल कहां रही है ये? मैंने कहा आइए बताते हैं आपको, मिलती कहां पर। जगह है हमारे पास? नहीं है। चलो यहां पर बता देता हूं। देखिए, हमारा शरीर होता है ना बेटा, शरीर। इस शरीर में ध्यान से देखना, ये जो हमारा शरीर है, थोड़ी सी नाक थोड़ी सी बड़ी हो गई। मैं ऐसे खड़ा हूं, देख ऐसे। यार ऐसे तो नहीं, सामने की तरफ दिखाता हूं, रुक जो, ऐसे छोटा, सिंपल तरीके से बताता हूं यार। ये देख दोस्त, ये तू है, यार बहुत ही गंदा बनता है यार, मेरे से माफ करना दोस्त। इसको भी हटाते हैं। ये ठीक है ऐसे।
अरे ये मान लेते ऊपर की तरफ खोपड़ी है, ठीक है सर, ऊपर की तरफ खोपड़ी है और नीचे की तरफ ये हमारे पैर जा रहे हैं। ठीक, ऐसे हमारे हाथ है। ठीक है सर, ये बल्ले बल्ले ये हम है। ठीक है, मेन चीज जो मुझे समझानी थी वो देखिएगा, इधर जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। नहीं, देखते हैं ये वाला। चलो ऐसे ही बना देता हूं। आप में से कितने बच्चों को पता है हमारे अंदर एक गुंबद आकार की एक संरचना होती है, यहां पर पता है सभी को? गुंबद आकार की एक संरचना होती है जिसके ऊपर हमारे फेफड़े टिके होते हैं, जिसके ऊपर हमारे फेफड़े इस तरीके से टिके होते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा हृदय होता है, इधर की तरफ हमारा क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है, ये हमारा हृदय है इधर। चलिए जी, ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारे फेफड़े हो गए हैं। अब ये जो लाल रंग की जो संरचना मैंने यहां पर दिखाई है, ये आप में से कितने बच्चे जानते हैं ये लाल रंग की संरचना क्या है जिसके ऊपर हमारे फेफड़े टिके हुए हैं? जानते हैं? ये लाल रंग की जो संरचना जो है बेटा, इसको बोला जाता है डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ये एक मांसपेशीय संरचना होती है डायाफ्राम, ऐसे गुंबद आकृति की होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये चपटी हो जाती है, याद रखना, जब मैं सांस लेता हूं ना तो ये चपटा हो जाता है, और जब मैं सांस छोड़ता हूं ठीक है, सांस लेंगे चपटा, सांस छोड़ेंगे गुंबद। डन, इतनी सी बात याद रखना। सांस लेंगे, वायु अंदर खींचेंगे तो चपटा हो जाएगा, और वायु जब छोड़ते हैं तो ये गुंबद आकृति का होता है। सामान्य आकार इसका कैसा होता है? गुंबद आकृति का होता है। ठीक है सर, अब आगे बताना क्या चाह रहे हो? अब ये तो आपने सामने से देखा, मेरे सामने से। अगर मैं पीछे से देखूंगा ना, पीछे से, आगे तो फेफड़े हैं, जैसे आगे की तरफ तो फेफड़े हैं, जैसे सपोज यहां पर इतने से भाग में अगर मैं साइड में देखूं तो यहां से लेकर यहां तक इतना भाग तो फेफड़े, उसके पीछे क्या है? फेफड़ों के पीछे क्या है? तो पीछे से एक नलिका आ रही है, पीछे से एक नलिका आ रही है जो भोजन नलिका होती है। भोजन नलिका। सर समझ नहीं आया, छोड़, मुझे बस इतनी सी बात बता। भोजन नलिका जो पीछे से आ रही है, जिसे हम खाद्य नलिका, भोजन नलिका बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, और ये ईसोफेगस आकर हमारे अमाशय में खुलती है। थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखा दिया मैंने अमाशय।
ज्यादा ही बड़ा दिखा दिया। हालांकि सबसे बड़ा अंग होता है हमारे किसका, पाचन तंत्र का। ठीक है सर, ये हमारा अमाशय। डन, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारा अमाशय हो गया। थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं इसको, ये हमारा अमाशय। करने दो आज मेरे को थोड़ा सा, बचपन में करी थी पेंटिंग और बहुत ही गंदी थी मेरी पेंटिंग। आज तक फर्स्ट नहीं आया था मैं अपने स्कूल में। ठीक है जी, ये हमारा अमाशय। और फिर अमाशय किस में खुलेगा, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत किस में खुलेगी, बड़ी आंत में। ठीक है सर। डन। अब देखना दोस्त, जो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था वो थी ये। जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था वो था ये। ये एक अंग आपको दिखाई दे रहा होगा, किसके बीच में? अब ध्यान से सुनना। ये जो हमारा अमाशय होता है ना, इधर देखिएगा, ये हमारा अमाशय जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। सॉरी, 3 नहीं 4 भाग होते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये वाला भाग जिसको मैं लिख रहा हूं ए, ये वाला, जहां पर सबसे पहले भोजन आएगा। फिर ये वाला भाग जिसको मैं लिख रहा हूं बी, आधारीय भाग। फिर सबसे बड़ा भाग सी, ये सी है पूरा का पूरा। और फिर ये आखिरी डी भाग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अमाशय के टोटल 4 भाग होते हैं, याद रखिएगा। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं किसके? अमाशय के। डन, क्लियर है? अब बात आ रही है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, सोचिएगा जो चीज मैं कहना की कोशिश कर रहा था। प्लीहा मिल कहां रही है, ये इसकी स्थिति क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति क्या है? तो याद रखना, डायाफ्राम के नीचे, कहां पर? डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के फंडस भाग के ऊपर। फिर से सुन, डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के फंडस भाग के ऊपर। दिख रहा है तेरे को? जरा याद कर, अमाशय के कौन कौन से भाग थे? मैं अमाशय फिर से बना रहा हूं दोस्त, टेंशन ना ले, मैं अमाशय फिर से बना दूंगा। ये देख, ये लिख, ये ए बी सी डी। डन, डन, यही बताया, ए बी सी डी। ये ए तुम्हें थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा, लो जी। अब ठीक है, ये ए, फिर ये नीचे वाला बी, फिर सी, फिर डी। दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं, चारों भाग दिख रहे हैं? हाँ सर। अब इनके नाम क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ए जो है उसको हम बोलते हैं, याद रखना, कार्डियक।
ए जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। बी जो है उसको हम बोलते हैं फंडस। सी जो है उसको हम बोलते हैं बॉडी। और डी जो होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक।